जी। जी सर। ओके। यस सर। तो आज हम एल्गोरिदम का पार्ट पढ़ने वाले हैं, और बेसिकली एल्गोरिदम में क्या करते हैं, जो हम ये एल्गोरिदम एनालिसिस पढ़ते हैं इसमें करते क्या हैं? एनीवन? कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, किसी प्रॉब्लम को कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ये कितने टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। अच्छा, और कोई? सर इजी हो जाता है कोई भी चीज, मतलब इन अ सेंस सॉल्व करने में या कुछ भी। नहीं, सोल्व करने में इजी हो जाता है मतलब आप बोल रहे हो कि हम यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ते हैं, नो नो, दैट इन द इज सेंस इट सोल्वेबल और नॉट? नॉट दैट काइंड, इट मेक्स थिंग्स इजियर काइंड ऑफ, वही इन कॉम्प्लेक्सिटी से व्हाट रिलेटेड सेंस? है। देखो, अच्छा एल्गोरिदम है क्या, पहले ये तो बताओ, क्या फाइनाइट है स्टेप्स एल्गोरिदम? है। फाइनाइट स्टेप। अच्छा, अगर मेरे से कोई ये डेफिनेशन पूछे एल्गोरिदम की कि व्हाट इज एल्गोरिदम, आई विल से फाइनाइट कुछ स्टेप्स। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना सर, जिनको हम हम्म। फॉलो सेट कर ऑफ रहे हैं इंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए? सेट ऑफ किसी भी इंस्ट्रक्शन टू कॉम्प्लेक्स अचीव द प्रॉब्लम को सॉल्व स्पेसिफिक करने के टास्क, लिए। यस यस या टू यस, सॉल्व इट इज अ सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉल्व विच इज यूज्ड टू achieve some गेट अ specific or solve the सॉल्यूशन problem। फॉर अ सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर एनी प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स हो या ना हो, ना इट हो। डजेंट मैटर, बट एल्गोरिदम इज, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो और आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता रहा है, तो दैट इज एन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम यस। कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को उठा के एल्गोरिदम बोल देंगे कि दिस इज स्टेप बाय स्टेप और ये एल्गोरिदम है, तो वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या प्रॉपर्टी है वो? एक इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड सर इनपुट क्या प्रोसेस है? थर्ड आउटपुट। है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट होंगे एल्गोरिदम में, आउटपुट होंगे एल्गोरिदम में, फाइटनेस फाइनाइटनेस होना चाहिए, फाइनाइटनेस होनी चाहिए। डेफिनेट। डिफाइनाइटनेस एंड हम्म। इफेक्टिवनेस होना चाहिए। डेफिनेट होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करने। अब इनपुट का क्या मतलब है? किसी, शुड बी अगर कोई एम्बिगुअस एल्गोरिदम लिखा है, हुआ आपने, इट शुड बी अनएम्बिगुअस होना चाहिए था। एम्बिगुअस होना चाहिए। शुड, हम्म। देखो इनपुट का क्या मतलब है, अगर मैं आपको एक प्रोग्राम दूं और अच्छा, एक प्रोग्राम या एक प्रोग्राम, जैसे हम एल्गोरिदम से किसी कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो वो कितने मैक्सिमम इनपुट ले सकता है, मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितना इनपुट ले सकता है? जीरो। वन और मोर। हम जीरो और वन। जीरो और वन या तो आप कह रहे हो कि जीरो नहीं लेगा वो? अच्छा, जीरो इनपुट से मतलब कुछ समझते क्या दिया हो ही नहीं आप? ना। हाँ, दिया ही नहीं तो जीरो, मतलब अगर मैं किसी प्रोग्राम को, किसी एल्गोरिदम को जीरो इनपुट दूं, तो एल्गोरिदम वापस मेरे को आउटपुट दे सकती है, नहीं दे सकती? दे ऑन सकती है। जीरो इनपुट? दे सकती है हाउ? सर, उसके अंदर सेट ऑफ प्रोसीजर्स है ना, वो और कैरी जब आउट तक होंगे। इनपुट ही नहीं विल गिव जाएगा अस देन? द वार्निंग और हाँ, जब तक समथिंग स्टफ। इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसा आएगा। प्रोसीजर तो लिखा है आपने दो नंबर को जोड़ने का, बट इनपुट नहीं दोगे तो? आउटपुट सर नहीं होगा। एल्गोरिदम में कोई एक स्टेप ऐसा भी होगा ना कि जो वार्न करेगा इनपुट नॉट डिफाइंड, समथिंग लाइक दैट। हम्म तो आउटपुट लेने के लिए वो इनपुट देना एरर है। जरूरी है। यस। देखो इनपुट से मतलब है, अगर, यार ये चल जाएगा ना? यस ठीक है। देखो इनपुट से क्या मतलब है, अगर मैं किसी एल्गोरिदम को एक्सटर्नल इनपुट दे रहा हूं, तो दैट विल बी काउंटेड एज इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा दो नंबर को जोड़ने का, 2+3 = C, तो ये तो मैंने लिख दिया ना, मैंने इसे एक्सटर्नल इनपुट थोड़ा ही ना दिए हैं, ये मेरे को कैलकुलेट करके बता देगा। बात समझ आ रही है? यस। इस केस में तो मैं जीरो इनपुट दूंगा ना, एक्सटर्नल तो कोई इनपुट नहीं दिया ना मैंने नहीं दिया है, राइट। प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इनपुट क्या हो सकते हैं? जीरो भी हो सकता है और मोर देन जीरो भी हो जीरो भी हो सकता है। ये सकता बात समझ आई? है। यस सर। बात समझ आई? ठीक है। आउटपुट क्या हो सकता है? एक एल्गोरिदम एक से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता है, बट एटलीस्ट वन आउटपुट तो जनरेट करना ही चाहिए। यस। बात समझ आई? यस।
या इस पॉइंट को भी डिस्कस करो आउटपुट वाले, कि एक से ज्यादा आउटपुट कैसे दे सकता है। दे सकता है सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है और मैं चाहता हूं कि मैं उसमें निकालूं कि जिन दो नंबर्स के बीच का सम 5 है वो पेयर मेरे को मिल जाए, तो हो सकता है ना कि एक से ज्यादा पेयर मेरे को मिले, यस सर। है ना। फाइनाइटनेस मतलब इट शुड नॉट बी एट सर्टेन इनफाइनाइट। पॉइंट। एक हाँ ऐसा सर्टेन नहीं है पॉइंट कि पे हमें, हाँ, हाँ सर्टेन पॉइंट हाँ तक हाँ खत्म हो जाए, ऐसा हाँ नहीं कि चलता रहे हाँ चलता हाँ रहे। हाँ, चलता रहे चलता रहे। और इस शुड नोट बी एम्बिगुअस, इसका क्या मतलब है। एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस वही होना जैसे सेम सेम हाँ आउट, जैसे सेम जैसे जैसे आउटपुट मैं ना दे। 2 + 3 × 9 है। अब अगर मैंने ये, या A + B × C, ये मेरा एक वेरिएबल है और ये मेरे से इनपुट मांग रहा है ए बी की वैल्यू। अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू ये देता हूँ, तो एक बार तो ये दे रहा है 9 × 3 27 + 2 कितना हुआ 29। और जब मैंने दोबारा ही अगेन फिर से ये इनपुट दिया तो ये दे रहा है 3 +5 2 5 45 5 × 9 45। ये नहीं होना चाहिए। एम्बिगुइटी करेक्ट। अगर इनपुट सेम है तो उसका आउटपुट भी सेम आना चाहिए। एट एनी इंस्टेंस ऑफ आवर टाइम। हाँ हाँ ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब कि मशीन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये ना हो कि एक लैंग्वेज में दूसरा आउटपुट आ रहा है, एक लैंग्वेज में मतलब सेम इनपुट दे रहे हैं तो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। बात समझ आई। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। अब इस सब्जेक्ट में हम दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करते हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस एल्गोरिदम की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जिस प्रॉब्लम के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है। ये बात समझ आई। मतलब अगर एक अच्छा सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग एक प्रॉब्लम है ना, यस हाँ सर। है ना। वी यस हैव सर। डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दैट। आप इंसर्शन सॉर्ट कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट कर सकते हो, बबल सॉर्ट कर सकते हो, है ना डिफरेंट। यस सर। यस सर। एंड दे हैव डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ईच एल्गोरिथम हैव डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यस सर। बोरिंग हो रहा है। नहीं सर। हाँ देखो, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके मेरे पास अलग अलग सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये मैं अजम्पशन मान के चलूंगा इस पूरे ही सब्जेक्ट में। और उन उन सॉल्यूशन के बीच में मेरे को कंपेयर करना है कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कौन स्पेस ज्यादा ले रहा है, कौन स्पेस ज्यादा नहीं ले रहा। ये बात यस सर, समझ आई। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि किस में ज्यादा लग हाँ रहा है, किस में हाँ कम लग रहा है। हाँ। हम यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ जो चीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि विच वन इज एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस। स्पेस। ऑल्दो हम यस। यहाँ वैल्यू किसको कर रहे होंगे, टाइम को ज्यादा वैल्यू कर रहे होंगे, स्पेस को वैल्यू करेंगे ही नहीं, नहीं हम इस सब्जेक्ट में। मतलब मैं इस कोर्स में नहीं करूंगा, सब्जेक्ट में तो होता है। ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिदम, कि कितना टाइम वह एल्गोरिदम ले रही है रन होने के लिए और इनपुट लेकर के आउटपुट जनरेट करने के लिए, दैट इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एन अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ध्यान से सुनो। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। अभी मैंने क्या किया, एक एरे है मेरे पास, एक एरे है जिसको मुझे सॉर्ट करना है। बात समझ आई। अब उस एरे के पास n एलिमेंट है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताओ मेरे को। एन। जितने एरे होंगे हाँ। अच्छा एन लॉग देखो, एन। एलिमेंट्स। तो गया। मैंने अभी कहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेजर तब होगी जब हम एक्सटर्नल कुछ चीजें देंगे उसको। भाई सॉर्ट करना था, वो तो एरे के लिए इनपुट था ना। हीप सॉर्ट पढ़ा है तुमने कभी, या मर्ज सॉर्ट यस पढ़ा सर। हो। वहां ना यस सर हम पढ़ा। वहां ना हीप सॉर्ट में क्या करते हैं, हम एडिशनल मेमोरी यूज करते हैं हीफिफाई करने के लिए हम्म। हीप सॉर्ट को। तो वो जो एडिशनल मेमोरी है ना, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होगी, ना कि एरे। भाई वो तो देना ही है हमने ना, वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हमने करना है, हाँ है ना। सॉर्टिंग ठीक है अगर सर। हम कर रहे हैं तो इनपुट तो हमें देना ही है ना। एक्सटर्नल जिस चीज प्रोसेसिंग के दौरान जो एक्सटर्नल मेमोरी की मेरे को जरूरत पड़ेगी,
दैट विल बी काउंट एज स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, ये कह सकते हैं पहले वाले तो रिजर्व्ड ही है। बात समझ आई? सबको समझ आ रहा है यस ना ये सर। बात? ठीक है, अब यस। मेरे पास किसी प्रॉब्लम के लिए दो सॉल्यूशन है, एक A1 और एक A2। ठीक है, A1 एरो ऊपर है तो इसका मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ले रहा है, इसका एरो नीचे है तो ये कंपैरेटिवली कम ले रहा है। गॉट इट? हम्म, नहीं समझ आया? समझ यस गए। सर, आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि A1 एक मेरे पास एल्गोरिदम का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है A2 है, जिसमें एज कंपैरिजन टू A2 ये ज्यादा टाइम ले रहा है, और मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो विच वन आई विल कंसिडर? A2। A2। बट ये हम्म। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड कर सकता है। अगर मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये कम ले रहा है, ये ज्यादा ले रहा है, तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को चूज करनी है, दैट विल डिपेंड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे अगर मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होगी तो कौन सा कंसीडर करूंगा मैं? A1। स्पेस अगर कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को, कम। हाँ, तो A1 कंसीडर करूंगा ना, हाँ है ना? यस सर, यस। अगर मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम चाहिए होगी तो कौन सा कंसीडर करूंगा? A2। और हम ज्यादा वैल्यू किसको करते हैं? टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो। हाँ सर। अच्छा, अब टाइम कॉम्प्लेक्स, एक मिनट पानी पी लूं मैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं टाइम जो हम नॉर्मली मेजर करते हैं 10 नैनो सेकेंड, 12 नैनो सेकेंड, इस तरह से मेजर करूं, किया जा सकता है ना, यस सर। कि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, तो मैं मतलब उसके टाइम लिए, की यूनिट में कर सकते हाँ हाँ ले सकते हैं ना टाइम की यूनिट में। हैं। यस सर। बट करते क्यों नहीं है हम उसको? हम ऐसे क्यों लिखते हैं फंक्शन के टर्म में, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर? उसका रीजन क्या है उसके पीछे? भाई जब हमें एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम यूनिट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो उससे बेस्ट एस्टिमेशन तो कोई हो ही नहीं सकता, बट फिर भी हम नहीं करते। बिकॉज सर वो सर वही कांस्टेंट इसमें, नहीं है। हम्म हाँ, हर एक प्रॉब्लम में नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस है वो डिफरेंट है, तो आई गेस मशीन मशीन कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता का। होगा और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है। देखो देखो, केवल एग्जीक्यूशन का टाइम जो है ना, वो केवल मतलब एल्गोरिदम के उस पे नहीं डिपेंड करता, वो आपकी मशीन पे भी डिपेंड करेगा, इवन रूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग उस पे भी डिपेंड करेगा, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे लोड्स, बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है। बात समझ आई? करेक्ट। हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक सॉल्यूशन किसी दूसरी मशीन पे अच्छा कर रहा हो, जब करेक्ट। वही सॉल्यूशन हमने दूसरी मशीन पे रखा या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया तो वो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा हो सकता है ना? यस सर। तो अब हम करते हैं, अब हम उस टाइम को वैल्यू नहीं करते, अब हम फंक्शन के टर्म्स में, या कितने ऑपरेशन वह परफॉर्म कर रहा है, वो एल्गोरिदम, पर्टिकुलर एल्गोरिदम परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्रोथ क्या होगा। भाई ऑपरेशन अगर कंफर्म है तो फिर तो किसी भी मशीन पे रन कर लो ना, उतने ही ऑपरेशन रन करने हैं ना हमने, बिकॉज एल्गोरिदम इज सेम। हाँ है ना? नहीं समझ आया? एक बार फिर से प्रियंका, रिपीट करो सर, क्या कह रहे थे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा कि टाइम में हम इसलिए मेजर नहीं करते कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, रूम टेम्परेचर, मशीन किस मतलब प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज। लेवल की हाँ हाँ। मशीन आपके पास है, मशीन डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो है प्रोग्रामिंग ना, अगर किसी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है P, उसका एक सॉल्यूशन है S, अगर मैं इसे मशीन 1 पे रन कर रहा हूँ तो दैट इज टेकिंग 10 नैनो सेकेंड, अगर मैं इसी को मशीन 2 पे रन कर रहा हूँ दैट इज टेकिंग 100 नैनो सेकेंड। तो ये डिफर हो गया ना फिर, बट सेम हम्म। सॉल्यूशन था, नंबर ऑफ ऑपरेशन तो सेम ही परफॉर्म करने थे ना, बट स्टिल यस सर। इट इज गिविंग मी अ डिफरेंट टाइम। देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। हाँ, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग, ये टाइम यूनिट वाला नहीं टाइम करते हैं हम, यूनिट। है ना? तो हम क्या जी करते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने उस सॉल्यूशन को
सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, सॉल्यूशन को गेट करने के लिए लगे हैं, उसमें मेजर करते हैं हम ये चीजें, है ना, यस सर। कि हाउ मेनी ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। गॉट इट? यस सर। ठीक है। सर अब ऑपरेशन हाँ जी बताइए, प्रियंका कहा कुछ मैंने, कहना है? नहीं नहीं मैंने यस सर कहा। ठीक है, तो अब उसके लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, कि कितने ऑपरेशन है, और फाइंडिंग द नंबर ऑफ टाइम, और कितने टाइम परफॉर्म किए जा रहे हैं ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक a प्लस बी का एक स्टेटमेंट है, मेरे कितनी बार परफॉर्म होगा ये? एक बार होगा ना। यस सर। अभी अगर मैं यहाँ फॉर लूप लगा दूं और ये एंड टाइम तक चलाऊं मैं, तब कितनी बार एन एग्जीक्यूट होगा टाइम्स ये होगा। स्टेटमेंट? एंड टाइम। तो देखा ना, ऑपरेशन एक था और कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? एक बार। ऑपरेशन एक था बट हुआ कितनी बार एग्जीक्यूट? एन इंटू वन, एन बार। एन टाइम्स। तो दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चले आगे, चलें? यस सर, समझ आया यस है सर, यस सर, आया है। मेघा, हम्म। प्रियंका, समझ आया है ये बात, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? सर यस सर। प्रियंका ठीक। अब तीन तरह के एनालिसिस हम करते हैं, वर्स्ट केस एनालिसिस, और पहले मैं तुम्हें एक और थोड़ा कुछ समझा दूं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस एनालिसिस। बेस्ट केस। देखो, ये इनपुट साइज है, ये टाइम है, मेरे पास एक प्रॉब्लम के लिए दो सॉल्यूशन है, एक F1N और एक F2। दो सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम के लिए। बात समझ आई? यस सर। हेलो। तो देखो, ये ग्रोथ, ये जो सॉल्यूशन है ना, हम ग्रोथ में मेजर करते हैं कि उसकी ग्रोथ क्या है, किस ग्रोथ से वो टाइम ले रहा है। अगर इनपुट, जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा तो वो टाइम ज्यादा लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया है कि 10 नंबर्स को सॉर्ट करो, ठीक है, तो वो कम टाइम लेगा अगर मैं आपको दूं कि 1 बिलियन एंट्रीज को आपको सॉर्ट करना है, हाँ या ना? यस। है ना? तो इनपुट साइज डिपेंड करेगा, मतलब टाइम डिपेंड करेगा इनपुट साइज पे कि कितना इनपुट साइज है। अब इसमें कौन ज्यादा टाइम ले रहा है ये बताओ मेरे को। F1 ले रहा है। F1 ले रहा है, यहाँ तो F2 ले रहा है, यहाँ यस। इस पर उसके पोजीशन पे। बाद में एक कांस्टेंट टाइम चल रहा है ना वो। तो देखो, मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं जब कंपेयर करता हूँ ना दो सॉल्यूशन के बीच में, देखो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है आपने। मेरे पास एक एल्गोरिदम है, जिस मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसकी मेरे पास n एल्गोरिदम है, मतलब एक से ज्यादा एल्गोरिदम है, उनका टाइम एनालिसिस करना है हमने, मतलब सॉल्यूशन ऑलरेडी है हमारे पास। तो जैसे कोई प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमारे पास F1 सॉल्यूशन था, F2 सॉल्यूशन था, तो मैं इनका एनालिसिस कर रहा हूँ ना, इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है? यस सर। मैं बार बार ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इनपुट पे मेरे को अलग अलग टाइम मिल जाए, ठीक है? बट देखो, यहाँ आपने कहा कि F1 ज्यादा टाइम ले रहा है तो F2 बेटर होगा, बट अगर इस पॉइंट से पीछे की बात करें हम, यहाँ F2 ज्यादा टाइम ले रहा है, हाँ है ना? F1 कम टाइम ले रहा है, यहाँ F2 कम टाइम ले रहा है, यहाँ F1 ज्यादा ले रहा है। तो मेरे को क्या बताना है कि एक सर्टेन वैल्यू कोई n होगी इनपुट साइज की, जिस पर मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि विच वन इज बेस्ट। कोई एक यस सर। सर्टेन वैल्यू, जैसे यहाँ n नोट है ना, ये n नोट वैल्यू पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, कौन सी बेस्ट एल्गोरिथम है, F2। बात समझ आई? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस आ रहा सर। है सर सर वो पूरा, मैं चेंजिंग तो पॉइंट है। प्रैक्टिकली एकदम डीप चली गई उसमें। ऐसा लग रहा है मैं खुद ही कर रही हूँ ऐसे। सर इस पॉइंट से दोनों चेंज हो रहे हैं ना। हाँ,
मतलब इस पॉइंट के बाद कभी ये फ्लक्चुएट नहीं करेंगे कि F1 ऊपर चला गया, F2 नीचे चला गया, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। अब ये कांस्टेंट ग्रो, मतलब कांस्टेंट Constant नहीं, अब ये behavior. अपने, हाँ मतलब वैसा बिहेवियर शो करेंगे कि अगर F1 ऊपर जा रहा है तो दैट ऊपर वो ही ऊपर जाएगा ही वो। जाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे ही आएगा। बात समझ आई? तो हमें जो मेजर करना है ना टाइम, वो यहाँ से मेजर करना है कि एक कोई स्पेसिफिक एंड नोट है जिस पर मैं कह सकता हूं कि F2 लेस देन इक्वल टू F1, कि F1n ग्रेटर है। बात समझ आई? Yes, sir. सर पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसके बाद ये वाला पॉइंट दोबारा नहीं आएगा, कौन से वाला पॉइंट? ये इंटरसेक्शन वाला? कह सकते हैं ना, अब बताओ कहां तक लेके जाऊं इसे, मैं यहाँ या फिर काट हम देता सिर्फ हूँ इसको। अज्यूम कर रहे हैं? बिल्कुल एज्यूम कर रहा, कोई तो एंड नोट पॉइंट होगा ना यहाँ। हाँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ, F1 n स्क्वायर प्लस 3n, 3 लेते हो, F2 इक्वल्स टू, F2 हमारा छोटा है ना, यस सर। F2 इक्वल्स टू n। देखो मेरे ये फंक्शन है दो, अगर मैं F1 और F2, हे भगवान अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ 1, तो F1 क्या आएगा n इक्वल्स टू 1 पे? F1 -4 F2 क्या आएगा? 1 विच वन इज बेटर? F2। F1 यार, वो कम टाइम ले रहा है। अच्छा हाँ। बात समझ आई? माइनस। इसकी ग्रोथ नीचे है ना, इसकी ऊपर है इसका ग्राफ, Yeah. ये माइनस में यहाँ कहीं होगा, ये ऊपर है यहाँ 1 पे। बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो -1 -1. ये, 2 फिर भी अगर मैं इससे ज्यादा है। n इक्वल्स टू 3 रखता हूँ तो 4 ये। 3 अब देखो ये जो ये एन नोट है हमारा, क्या इसके बाद मैं जितनी भी वैल्यू बढ़ाऊंगा क्या ये हो सकता है कि ये इंक्रीज हो जाए, या ये हमेशा नहीं, ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा सर। बात समझ आ रही है ना एग्जांपल से? Yes, sir. तो ये वो एन नोट पॉइंट है जिसके बाद मैं कह सकता हूँ कि भाई F1 जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू होगा F2 F1 पर। F2 से। समझ आई बात? Yes, sir. आगे सर। ठीक है, अब देखो वर्स्ट केस एनालिसिस क्या है। इन द वर्स्ट केस एनालिसिस वी कैलकुलेट अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम of an algorithm, we must know the case that causes maximum number of operation to be executed। मतलब हमें इनपुट साइज, ऐसा एक इनपुट साइज चूज करना है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, मतलब उससे वर्स्ट कुछ हो ही ना। ऐसा कोई इनपुट केस हो, ऐसा कोई इनपुट हो हमारा जिस पर हम क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो आ नहीं सकती, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन उसको एग्जीक्यूट करने पड़ रहे हैं, हाँ या ना? ना। यस सर। नहीं आई क्या बात समझ? आगे सर। ठीक है, ठीक है। तो हमें वर्स्ट केस में क्या है कि वो कौन सा इनपुट साइज है जहां पे हमारी एल्गोरिदम वर्स्ट परफॉर्म कर रही है, कि सबसे ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वो कौन सा है? जैसे ये एग्जांपल लिखा है ना क्विक सॉर्ट का, अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ोगे ना कि देखो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक एरे लेती है या साइज ऑफ इनपुट लेती है रैंडम नंबर्स का, जिसको हमें सॉर्ट करके देती है ना? ये प्रॉब्लम है। Yes, अब sir. अगर हम कुछ एल्गोरिदम ऐसी हैं कि अगर हम उनको सॉर्टेड एरे ही दे दें, वो बेस्ट परफॉर्म करती हैं उस पर। कुछ एल्गोरिदम ऐसी हैं कि अगर हम उनको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे देना तो वो फिर वर्स्ट परफॉर्म करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल क्विक सॉर्ट है, आमतौर पे ये n log n टाइम लेती है क्विक सॉर्ट, बट अगर हम इसको सॉर्टेड एरे देना तो ये वर्स्ट परफॉर्म करती है और n स्क्वायर तक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चले जाती है। यस सर। तो ये जो इनपुट साइज है ना, ये इनपुट है जो कि हम सॉर्टेड दें,
ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, हाँ या ना, यस और यस नो। सर, यस ठीक सर, है, यस सर। तो अच्छा, तो ये एक अपर बाउंड होगा ना, इससे ऊपर तो कुछ जा ही नहीं सकता ना। जी। ये वो पॉइंट है जहां से ये मैंने अपर बाउंड कर दिया कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस पॉइंट के बाद हो सकता है इसे टच कर ले, बट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे ही रहेगा, नीचे कहीं भी जा जी एन सकता है इज फोन। ग्रेटर देन एफ एन। इस हाँ, एफ एन जो है, एफ एन एक सॉल्यूशन है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक एक फंक्शन से, कि एफ एन यहां तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ये कहीं भी वेरी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, एक अपर बाउंड सेट कर दिया ना कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा, आप कुछ भी कर लो। आप मार्केट में जाते हो, कोई ऐसा सामान आपको खरीदना है जिसका आपको हल्का हल्का एनालिसिस है कि हाँ भाई ये इतना इतने में आ जाएगा, तो आप घर से वर्स्ट एनालिसिस करके चलते हो ना कि मैक्सिमम इतने में तो आ ही जाएगा, हाँ या ना। करेक्ट। यस सर। अब आपको उससे कम में मिल गया, दैट इज गुड। अब वर्स्ट में अगर मिल सकता है तो उतने में जैसे आईफोन है, आईफोन की सबसे शुरू में कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम जाता है ना तो कॉस्ट नीचे आने लगती है, हाँ या ना। यस। यस सर। अगर मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग जाऊं तो मैं, हो सकता है मैं 1.5 लाख लेके जाऊं कि इतने में तो आ ही जाएगा एक अच्छा फोन, अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, है ना। बट जब मैं अब अगर मैं जाऊं, बट मिला मेरे को 130 के आसपास, तो वहां तक नहीं गया ना मैं, उसके नीचे ही था ना, बट अपर बाउंड सेट था कि 1.5 तक, उससे ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। दैट इज वर्स्ट केस था जो मैं एज्यूम करके चला था, हाँ है ना। यस सर। यस सर। सर बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस होगा इसके जस्ट अपोजिट। बेस्ट केस में क्या करते हैं हम वो इनपुट देखते हैं जहां पर हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रही है एल्गोरिदम। बात समझ आई, जैसे क्या क्या कहें, मैं दो फंक्शन बनाता हूँ फिर से। यहाँ हम लोअर बाउंड सेट करते हैं, लोअर बाउंड कि बेस्ट यहां तक जा सकता है, ये जा सकता है ना यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक गया था इसके साथ एन नोट पे। उसके बाद ऊपर तो ये कहीं भी वेरी कर सकता है, बट अगर नीचे आएगा ना ये लोअर बाउंड की तरफ तो यहाँ तक करेगा, बस इसके बाद नहीं करेगा ये, इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं कर सकता ये मेरा जीएन है, ये मेरा एफ एन है, मतलब एफ एन मेरा सॉल्यूशन है, इस बात का ध्यान रखें। जीएन मेरा वो फंक्शन है जिसके बेसिस पे मैं ये जज कर रहा हूँ। अभी थोड़ा होल्ड रखो, अभी और समझ आएगा। एवरेज केस क्या होगा, मेरे पास एन इनपुट होंगे, मैं एन इनपुट पे अलग अलग मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही होगी, तो मैं सबका उनका सम करूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, और नंबर ऑफ इनपुट से मैं क्या कर दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, दैट विल गिव अस द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखते हैं। देखो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस को मेजर करने के लिए ना उन्होंने नोटेशन बनाया। एक तो जो मैथमेटिशियन होते हैं ना, वो बहुत आलसी होते हैं, वो कुछ भी अगर छोटी सी भी चीज है ना तो उसको लेट करके कह देंगे कि आज से इसको सी लिखा जाएगा, कांस्टेंट है तो सी लिखा जाएगा, मैं कांस्टेंट लिखता ही नहीं हूँ, होता है ना ऐसा। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं ना कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, कांस्टेंट होती है ना, पी और पाई, ये लिखते हैं। मेरा आवाज नहीं आ रही है यार। देखो देखो मैंने यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा एक फंक्शन है एफ एन, और मेरे को ना इसकी ग्रोथ पता करनी है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं यार
ध्यान से समझना ये चीज ना। देखो मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी ग्रोथ क्या है, ये वाली है। एक जीएन फंक्शन है जिसकी ग्रोथ ये वाली है। एक मेरे पास एफ एन सोल्यूशन है जिसकी ग्रोथ है ये, ठीक है। अब देखो अगर ये एफ एन सोल्यूशन वर्स्ट परफॉर्म कर सकता है तो कहां तक जा सकता है ये, हमने अभी यहां तक जा सकता है ना, जीएन तक। यस सर। नो, सुन रहे हो ना? जी सर। हेलो। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। एन तक, नीचे तो ये कहीं भी जा सकता है, नीचे कोई बाउंड्री नहीं है, बट लेकिन हमने अपर बाउंड सेट कर दिया है कि यहां तक जा सकता है। इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब है ये कि एफ एन की जो ग्रोथ होगी ना वो जी एन से लेस ही होगी या इक्वल टू हो सकती है उसके, और वो भी कब, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। बात समझ आई? देखो यहां से तो, इससे पहले तो हम ग्रोथ का कोई ग्रोथ मेजर नहीं कर सकते ना, इस पॉइंट से पहले ये जो पॉइंट है एन नोट, कर सकते हैं कि कौन सा हाँ अच्छा सर, कर रहा है वेरी हो कौन रही है, सा, एक बार उसकी ज्यादा एक बार उसकी ज्यादा है है तो ना। पता नहीं। बट इस पॉइंट के बाद आई एम वेरी श्योर कि कौन, जीएन की ज्यादा होगी। इसकी ग्रोथ ज्यादा है। और एफ एन हो सकता है ये ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए और फिर टच करके फिर नीचे आ जाए, बट एक पॉइंट के बाद ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये बात समझ आई? तो यस ये सर। जो तरीका है ना कि एफ एन लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन, सी का क्या है, कॉन्स्टेंट है कोई। कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब ये जो 8 है, मतलब ये मेरे को ये इंडिपेंडेंट देता है कि मैं सी की परवाह ना करते हुए मैं जीएन पे फोकस करूं, इसलिए यहाँ कॉन्स्टेंट लगाया है, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. अब यस देखो सर। इस बात का मतलब क्या है, इस लेस देन इक्वल टू को हम बोलते हैं बिग ओ। क्या है? बिग ओ। और बिग ओ का मतलब क्या है कि अगर देखो इसमें बड़ा कौन है, जीएन है ना, तो मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जीएन। मतलब ये चीज किस जिसके साथ भी लग जाएगी ना उसी का नेचर कर देगी ये, मतलब जिस नेचर का ये है उसी नेचर का कर देगी। बिग ओ का मतलब क्या है, ग्रेटर। बिग ओ का क्या मतलब है, Great. क्या ग्रेटर। मतलब है, ग्रेटर। तो जिसके साथ भी ये लग जाएगा ना उसकी तो वो वैल्यू क्या हो बड़ी। जाएगा, हाँ देखो ये हट गया ना यहाँ से, ये बड़ा था ना इधर की साइड को, इंक्रीज मतलब ज्यादा अमाउंट था ना, ये ग्रेटर देन इधर को, ठीक है। एफ एन लेस देन दिस, तो ये ग्रेटर था ना जी एन, तो हमने अब ये सिंबल हटा के किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, बिगो। बिग ओ में। इसका मतलब क्या है कि एफ एन की ग्रोथ ऑर्डर ऑफ जी एन तक मैक्सिमम जा सकती है, मैक्सिमम। ये बात समझ आई? यस सर, उससे ऊपर नहीं जा जैसे सकती। जैसे जैसे देखो यार, मैं लिख रहा हूँ एफ एन 8n स्क्वायर प्लस कितना है 7n प्लस 50, और मैं एक साइड लिख रहा हूँ जी एन कितना है हमारा G1n, n इक्वल्स टू, अब दो n इक्वल्स टू 1 रखो, कितना आएगा 8 प्लस 7 8 प्लस प्लस 7 प्लस 50, 50 यहाँ 1। n इक्वल्स टू 2 रखो, कितना आएगा ये 8 इंटू 4 4 इंटू 8 प्लस प्लस 7 इंटू 7 2, इंटू 2 प्लस 50, बहुत ज्यादा आएगा ये तो। कितना आएगा ये 4, ये कितना आएगा 8 इंटू 3, हाँ 8 इंटू 3, सॉरी वाह 3 की पावर 2, 3 आएगा ना? 3 की पावर 2।
ये कितना आएगा? फिर वहाँ पे 16 आएगा ना, 4 कैसे आएगा? हाँ हाँ, पावर 4 है। ये कितना आएगा? 3 पावर 4 81। आएगा ना? और ये अभी भी यस सर। ज्यादा हो रहा है, ये F1 ज्यादा हो हाँ, रहा है ना। बट अगर हम ज्यादा हो रहा है। 100 कर लेंगे ना इसकी वैल्यू, अब देखना 8 × 100 का 10 स्क्वायर प्लस ये 700 हो 700 जाएगा। अब तुम देखो ना, 50। इन 700 का कोई फर्क पड़ेगा क्या इस वैल्यू पे? अगर नहीं। मैं 1000 भी ले रहा हूँ तो ये तो बहुत नेग्लिजिबल सी वैल्यू हो जाएंगी ना, ये वाली। मैं और बड़ा कर लेता हूँ, 1 लाख कर लेता हूँ इसके सामने। इसके हाँ, सामने जब 1 लाख का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मतलब 7 लाख, और ये कितने में, मिलियन ट्रिलियन में चला जाएगी, तो बहुत नेग्लिजिबल सी वैल्यू हो जाएगी ना। यस। तो इनमें बड़ी पावर किसकी है, तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी ज्यादा? एक्सपोनेंशियल पे। नहीं, जिसकी बड़ी पावर है हाँ। उस पे ज्यादा ग्रोथ डिपेंड करेगी ना। हाँ। मतलब ग्रोथ किस 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 रेट से वेरी कर रही होगी, इस रेट से। ये कोई, ये ज्यादा फर्क थोड़ा ही ना डालेंगे। यस। ये बात समझ आई या नहीं आई? मैं और बड़ी वैल्यू लेके दिखा देता हूँ आपको। हाँ सर, अगर ये ऑब्वियसली वैल्यू, वो स्क्वायर है ना, तो हाँ, वो हमेशा ही वैल्यू ज्यादा ही देगा। अगर ये वैल्यू 10 करोड़ हो गई, या जितने भी अरब खरब हो गई, और ये रही मेरी 1 करोड़, तो अरब खरब में 1 करोड़ कुछ ज्यादा फर्क डाल देगा क्या? नहीं। या मैं ये कहूँ कि मैं एक तालाब है मेरे पास, उसमें 10 बाल्टी पानी डाल दूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। या मैं ये बोल दूंगा कि एक तालाब प्लस 10 बाल्टी वाटर, नहीं है ना। तो ग्रोथ ये समझ आ गया ना कि ये जो बड़ी पावर होती है उस पर डिपेंड करती है, पहली बात। और जब यस मैं सर। इतना बड़ा इनपुट लेता हूं ना, तो ये देखो ना, अगर मैं 1 लाख लूंगा इसको, तो ये पावर 4 कहाँ जाने वाला है ये? और ये तो यहाँ तो 2 ही है पावर। तो अब ये भी बात समझ आ रही है कि इस कांस्टेंट का भी कोई फायदा नहीं है, कायदे से तो इसी पे डिपेंड करेगा ज्यादातर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। बात समझ आई? तो किसकी ग्रोथ ज्यादा होने वाली है? जीएन की होने वाली है ना। यस सर। तो ये कितना भी मैं कर लूं, बट एफएन नीचे ही रहेगा ना इससे, यस। है ना। तो कैन आई से दैट एफएन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जीएन? इक्वल तो इक्वल का नहीं मतलब होगा। नहीं है होगा, कि, हाँ मैं लेस बताता हूँ। सकता है। हाँ, ये कह रहे हो ना आप, है ना? हाँ। है ना? इक्वल हो सकता है किसी अरे पॉइंट पे, सुनो, बट बहुत चुप रहो, माइनर होगा। पॉइंट। अरे चुप रहो। ये किस लिए लगाया था हमने? चाय पीने के लिए? बिगो। ये तो बिना उसके लिख रहे थे ना, ये तो हम इतना तो, इस चीज को हम्म निपटाने के लिए तो हमने बिगोल लिया था ना, कि हम्म। इसकी ग्रोथ जो है ना, यहां तक जा सकती है, ऑर्डर ऑफ जीएन तक टच कर सकती है, नहीं तो उसके नीचे ही सर रहेगी। इसका बिगो मतलब, को बिग तो लिखिए आप। अरे यार ये बिगो बी लगा दूं अब इसके सामने, लो। अब भी बिगो पढ़ रहे हैं ना, तो उसको कंसीडर कर लो कि बिगो ही है वो। ठीक है सर। ये बात वही होगी ना कि हम डील कर रहे हैं कुछ, मतलब बड़ी डील कर रही हैं 100 करोड़ की, तो बैठे हैं एक मीटिंग हॉल में, चाय सर एक आई, छोटी छोटी सी बात बताओ। हाँ चाय आई, डील इस बात पे कैंसिल हो गई कि चाय के पैसे कौन देगा। कैन यू इमेजिन? चलिए, सर मैं कुछ और समझ रही थी इसको, अरे सॉरी। छोड़ो कोई बात नहीं, वो हम खींच रहे हैं आपकी। सर चलो, मेरा बेटा जब 100 लिखता है ना, काउंटिंग हाँ लिखता है, तो 100 में 1 के बाद जो 2 जीरो आते हैं उनको पूरा इतना बड़ा बड़ा लिखता है जितना स्क्वायर में फिट हो तो जाए। 100 मैं, लगना भी तो चाहिए ना वो। हाँ हाँ तो हाँ, ये वही बोल बात रही हूँ। समझ आई ना, ये ऐसे चीज, बोलेगा, अरे ये ये 100 है चीज, ना, सबसे बड़ा है, इसलिए इसका जीरो सबसे बड़ा आएगा। अगर जीएन सुनो, अगर जीएन की ग्रोथ ज्यादा है तो हम ये लिख सकते हैं कि एफएन हमेशा यस उसके सर। इक्वल हो सकता है, या बट ऑर्डर ग्रो किसका करेगा? ये बिग ओ है ना, बिग ओ मतलब अपर बाउंड, ऊपर कौन रहने वाला है? जीएन। जीएन। बात समझ आई? जी सर। अब देखो, अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ भाई, यस सर। इस चीज को किसकी ग्रोथ ज्यादा होने वाली है, एन स्क्वायर की, एन क्यूब की? एन क्यूब। एन क्यूब एन की। क्यूब। तो G2 n की होगी ना, तो ये लिखा जा सकता है ना। यस सर।
इसकी Yes, sir. ये लिख सकता हूँ इसको मैं, ये सेम वाला ही तो स्टेटमेंट लिखा, बताओ। स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं सेम सर। लिखा ना, G2 of So n। since big O is there, we can. G3 सॉरी, इट इज G3। लिख सकते हैं सर। सोचो यार थोड़ा। नहीं लिख सकते सर। Square is less than like raised to 4 and raised to 3, तो नहीं लिखेंगे। नहीं, G3 हमारा n स्क्वायर है ना, Fn वही हमारा मैं वो है बोला, ऊपर। हाँ लेस है ना। लेस है। अब भावनाओं में बह रही हो आप, मैंने कहा ना कि कांस्टेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीजें आप इग्नोर कर दो। बट हाँ ये है कि इनकी ग्रोथ सेम है ना। भाई देखो मैं समझाता हूँ आपको, हम यहाँ स्लोप को मेजर कर रहे होते हैं, किसका स्लोप ज्यादा जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास दो एल्गोरिदम है, एक की ग्रोथ ये रही, एक की ग्रोथ ये रही, पैरेलल ग्रोथ है दोनों की, है ना। देखो बट ये दोनों सेम ही ग्रोथ के हैं, ठीक है। अब मैं अगर मैं इसमें c से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इनको ऊपर इस लाइन को शिफ्ट कर सकता हूं ऊपर नीचे, बट ग्रोथ तो सेम रहेगी ना, ग्रोथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं बात समझ आई। अगर मैं इसको लिखूं n तो ये ऐसे रहेगा, हाँ है ना, यस सर। लीनियर। अगर मैं इसको लिखूं 5n तो ये कहीं ऐसा रहा होगा। थोड़ा और ऊपर, अगर मैं इसको लिखूं n/2 तो ये कहीं ऐसा रहा होगा, यहाँ नीचे, रहा होगा ना। बट ग्रोथ सेम है ना, इनका स्लोप तो देखो, यस यस। है ना। बट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने से मैं इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि ये लीनियर टाइम ही देगी n के टर्म्स में, हाँ है ना, यस यस सर। है ना। तो मैं इन चीज को इग्नोर करके थोड़ा ज्यादा होगी, मैं मानता हूँ कि Fn थोड़ा ज्यादा होगा, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, G3n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ Fn। बताओ लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं यस ना, सर। है ना। n स्क्वायर के लिए। बात समझ आई ना आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा ये चीज लिख सकते हैं हम अभी, ऑर्डर ऑफ G4n। G4 की वैल्यू तो n है। और यहाँ n स्क्वायर से ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Fn बड़ा होना चाहिए, कायदे से ये ओ बिग ओ जो है ओ के, कंट्रोल सेट। यार ये चला गया सारा। इस बार इसके साथ है, ठीक है ना। G4n ये नहीं लिखा जा सकता, समझ आई बात? तो ये था वर्स्ट केस एनालिसिस हमारा, कि वर्स्ट में इस ग्रोथ तक जा सकता है, Gn तक, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ आई? जिसको हम कहां से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओ। अब ये है हमारा बेस्ट ओमेगा। केस। बेस्ट केस में हम क्या करते हैं कि लोअर बाउंड सेट करते हैं कि इस इतना बेस्ट कर सकता है बस, नहीं तो इसके ऊपर कहीं भी जा सकता है। समझ आया बात? यस सर। देखो यहाँ कौन है बड़ा, Fn। अब या तो हम ये लिख सकते हैं कि Gn Fn, अगर Fn हमारा सॉल्यूशन है क्योंकि ग्रेटर है ना ये, या हम ये लिख सकते हैं कि Fn Gn, ये छोटा है Gn, इसकी ग्रोथ कम है। बात समझ आई? यस सर। Fn आई से सर। Fn बेस्ट केस में यहां तक जा सकता है, नहीं तो इसके ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। बात समझ आई? यस सर।
ऐसे। चले आगे, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। एक है हमारा एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होता है कि हम ऊपर बाउंड भी सेट करते हैं और लोअर बाउंड भी, कि बेस्ट से बेस्ट ये कर सकता है और वर्स्ट से वर्स्ट ये कर सकता है, बाकी इन दोनों के बीच में रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। देखो 0 से स्टार्ट होके बेस्ट इतना कर सकता है, यहां तक आ सकता है FN, वर्स्ट इतना कर सकता है, यहां तक जा सकता है G2 तक, C2GN तक। बात समझ आई? तो दैट इज वर्स्ट केस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और इसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम एल्गोरिदम का एटलीस्ट इतना बता पा रहे हैं कि वो किस रेंज में रहने वाला है। ये तो सोचो आप, हम एग्जैक्ट बता पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, मैंने इसको लिखा तो है बिग O, बट क्या मैं इसको नहीं लिख सकता क्या थीटा ऑफ N स्क्वायर की ग्रोथ फॉलो करेगा? ये मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि इससे ज्यादा ग्रो कर ही नहीं सकता ये थीटा ऑफ 4 करेगा, है ना? ऑर्डर ऑफ लिख सकते हैं, मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, बट थीटा ऑफ N4 लिखना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। बात समझ आई? तो ये थे हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है। अब देखो बिग O में इक्वल टू और लेस देन था, ये थे। ये एवरेज केस बोलता है जब एग्जैक्ट हमें पता हो कि ये इतना ही करेगा, इसका मतलब ये रहने वाला। समझाया ना मैंने अभी, थीटा वाला, है ना? अब ये जो स्मॉल O है ना, ये क्या कहता है कि आप कर तो सकते हो बट आप इसको टच नहीं कर सकते, इसके नीचे ही रहोगे अपर बाउंड के। इससे छोटे ही रहोगे। हाँ ठीक है, बात समझ आई? ऐसे ही है कि आप अगर कोई ग्राफ है तो आप यहां तक इसके इक्वल नहीं आ सकते, इसके ऊपर ही कहीं रहोगे, ये कंफर्म है। सर हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने थीटा पार्ट थोड़ा मिस कर दिया सर, 1 मिनट के लिए मैं नहीं थी यहाँ, कुछ अभी बताया आपने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि थीटा पार्ट में हम पता है क्या करते हैं, हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ना इस रेंज में वेरी करेगा N स्क्वायर, मतलब इस या तो यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, बेस्ट करेगा तो यहाँ तक चला जाएगा इस ग्रोथ तक, और वर्स्ट करेगा तो इस ग्रोथ तक चला जाएगा। बात समझ आई? कि फंक्शन किन दो चीजों के बीच में वेरी करेगा? इन बेस्ट एंड वर्स्ट। बेस्ट करेगा तो यहाँ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। हाँ, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। थीटा का मतलब क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पता है कि इनके बीच में ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो ना, इसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, N³ है ना, क्लियर कट दिख रहा है कि N³ तक जाएगा बस, है ना? आप कुछ भी इनपुट रख लो, N³ तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है। इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये बात समझ आ रही है? यहाँ कितने हैं इसके, कंफर्म है कि N4 है। ऑर्डर ऑफ N स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा अच्छा लिखना थीटा के टर्म्स में रहेगा। सोचो ना आपकी हम एग्जैक्ट ये बता पा रहे हैं कि किन दो चीज के बीच में रहेगा। अब आप ही सोचो ना कि अगर मैं आप अपर एस्टिमेशन लेके चलते हो कि 1.5 लाख का आएगा कोई फोन, और मैं आपको बताता हूँ कि नहीं यार 90 से 10 तक आ जाएगा, तो कौन सा अच्छा एस्टिमेशन रहा? 90 से 10। बात समझ आई ना? चलिए ये बताओ क्वेश्चन। सर इक्वल टू थीटा के केस में होता है। आप इस इक्वल टू पे ध्यान दे रहे हो? वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ये वाला इक्वल टू की बात कर रहे हो ना आप? इस मतलब इन वाले इक्वल टू की बात कर रहे हो ना आप कि हाउ कैन बी राइट इट? यार मैंने बताया है। अब जब ये लगा तो है, ये नेचर बता तो रहा है ना, ये नेचर बता तो रहा है। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्यों लगाए हमने? ये क्या ग्रेटर देन लेस देन ही तो बता रहे हैं। थीटा इन केस ऑफ एवरेज बी। क्वेश्चन समझ आया आपको?
सर ये कह रहा है कि एवरेज केस दिया और उन्होंने वर्स्ट केस दिया है, हाँ, तो इसे राइट? कैसे लिखा जा सकता है? उनको इक्वल कैसे, मतलब हाँ कौन सा कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे तो वो इक्वल दिखा सकते हैं, ऐसा हाँ, ना? ज्यादा अच्छा क्या लिखा जा सकता है कि वर्स्ट केस, वर्स्ट केस है तो क्लियर कट बात है स्मॉल कि ओ, बड़ा होने वाला है। एवरेज ये विल बी देखो, ग्रेट। हाँ, एवरेज टाइम विल बी विल बी ग्रेटर, नहीं 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 नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डब्ल्यू एन लेस। विल बी ग्रेटर ना, हाँ हाँ है ना? हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? वी गो, ये बिग ओ है, ध्यान रखना। करेक्ट। लिख सकते हैं ना ऐसे, यस या सर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये छोटा है, दिस वन, ए एन, हमेशा। हाँ तो वो सर वो वर्स्ट केस के लिए होगा ना, कौन सा वर्स्ट केस के लिए होगा? ए एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ डब्ल्यू एन। वर्स्ट केस ये ना, एक एल्गोरिदम है, किस ग्रोथ को फॉलो कर रही है? n⁵ एवरेज केस है मेरा, ये किसे फॉलो करेगा? n²। जब मैं कह रहा हूं कि एक एल्गोरिदम मेरे को एन स्क्वायर में सॉल्यूशन दे सकती है, मैं कह रहा हूं कि एक एल्गोरिदम मेरे को 10 सेकंड में सॉल्यूशन दे सकती है, क्या मैं उस एल्गोरिदम को सोल्व 1000 सेकंड में नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर, कर क्यों नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो यही तो इन्फॉर्मेशन है। देखो, ये मेरे को कह रहा है कि मैं एवरेज टाइम एन स्क्वायर में कर सकता हूँ, ये कह रहा है कि वर्स्ट केस में इतना हो सकता है। वर्स्ट केस क्या, मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हो, तो जा सकता हूँ ना। अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा कि ए एन इससे कम ही रहेगा डब्ल्यू एन से, वर्स्ट केस में यहाँ तक जा हाँ सकता हाँ है अगर गया हाँ तो, हाँ। बट कम रहेगा इससे। तो ये बिगो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लेस देन इक्वल टू को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीति। हाँ सर, मैंने भी यही बोला था। मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर, डब्ल्यू एन और ए एन इनके बीच में हम लोग हाँ, कंपेयर कर रहे हैं मैं वर्स्ट इसको केस और ऐसे भी एवरेज लिख केस सकता के हूँ, लिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा की टर्म्स में। इसका मतलब क्या होता है कि ये ए एन, लेस देन है। तो लिख सकता हूँ ना, ये एन लग सकता है ना यस ये सर, हटके इसके पास। यस सर, यस। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होगा। थोड़ी कोशिश जारी मैं है। समझाता हूँ, देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है जी1 एन, जो अगर एन के इनपुट का साइज 10,000 से कम है तो क्या ग्रोथ फॉलो कर रहा है वो? एन क्यूब। क्यूब। और 10,000 जब एन, ये इसके बाद कितनी कर रहा है? एन स्क्वायर, मतलब एन ग्रोथ थोड़ी स्क्वायर। कम हो गई है। बात समझ आई? हम्म, यही तो बता रहे हैं ना, करेक्ट। पहली बात। सेकंड, मेरे पास जी2 एन है, मैं 2 पॉइंट बना देता हूँ, जो क्या कह रहा है कि ये
n ग्रोथ फॉलो कर रहा है कहाँ, लेस देन 100 100 तक, से कम। n ग्रोथ फॉलो कर रहा है 100 तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि n क्यूब, अब देखो ये भी n क्यूब तक चल रहा था ना यहाँ तक, तो ये इसके पैरेलल चलेगा बिल्कुल, बात समझ आई ना, क्योंकि दोनों की ग्रोथ सेम है, हाँ या ना। हाँ n क्यूब है। ये भी n क्यूब ये भी, बट जब यहाँ 10,000 पे आएगा ना, तब ये थोड़ा, तब ये तो n क्यूब की ही इससे चलेगा, बट ये n स्क्वायर, और एक ऐसा पॉइंट आएगा n0 जहां ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ आई है, ये चीज समझ आई। यस। प्रीति, प्रीति का तो आज हो गया काम, आज पढ़ा है मैथमेटिक्स इसने। प्रीति समझ आई है बात? यस सर। नहीं आई ना? रोना निकाल दिया आज आपने। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सर मैं आप कोशिश क्वेश्चन कर रही हूँ पूछ पूरी। सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते, देखो क्या कह रहा है ये, कि अगर ये किस ग्रोथ को फॉलो करेगा, अगर लेस देन है तो ये थोड़ी ग्रोथ इस टाइप की होगी, फिर इसने, मतलब मुझे भी नहीं पता कि ये ग्रोथ होगी, बट ये है कि 10,000 के बाद ये थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना, ये क्लियर कट जी बता सर। रहा है जीवन के केस में, है ना। तो मैंने पहले ये n क्यूब मान लिया कि यहाँ तक 10,000 तक ऐसे चलेगी, फिर थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब 100, ये क्या कह रहा है कि 100 तक कैसी चलेगी, ये n की ग्रोथ चलेगी, ठीक है भाई। अब 100 से 10,000 के बीच में, 100 से ऊपर तो ये n क्यूब चलना ही चलना है ना। तो यहां से जब ये n क्यूब चलेगा, तो ये भी मेरा n क्यूब चल रहा था, ये भी n क्यूब चल रहा था, तो ये तो पैरेलल ही चलेगा ना, यहाँ तो इसको क्रॉस ही नहीं करेगा ना ये, यस सर। है ना, बात समझ आई। जी बट सर। इस 10,000 पे जाके ना, ये तो n क्यूब से ही चलेगा हमारा, क्योंकि 100 से बड़ा तो ये n क्यूब से ही जाएगा, ये तो इसमें तो, बट 10,000 के बाद ये n स्क्वायर हो गया, तो इसकी तो ग्रोथ डिक्रीज होगी, इसकी सेम चलती रहेगी, और है ना। ऑप्शन नंबर यस तो सर। इस यस पॉइंट पे सर। ये क्रॉस कर जाएगा इसको, तो G2 ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, G1 ये ग्रेटर देन लिख सकते हैं ना G2, यस हाँ है ना। तो मैं यस क्या सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑप्शन नंबर G1 सी। n? यस सर। नहीं नहीं, अ, ये ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ये नंबर सी G2 है। ना? कैसे लिखेंगे यार, ऑप्शन नंबर सी जी कैसे लिखेंगे, ए बड़ा ही कौन है, आएगा ना सर, G2 बड़ा हो गया कौन ना। है बड़ा, कौन है बड़ा, किसने कहा ऑप्शन G2। नंबर सी, प्रियंका थी ना। प्रियंका। मेघा ने कहा, मेघा। हाँ तो मेरा डाउट क्लियर कर लो, क्यों क्यों लगा आपको कि जीवन के साथ G2 ऊपर वो निकल गया आएगा, ना उसको। G2 निकल गया ना ऊपर, तो ये क्राउन है, क्राउन बोलते हैं ना ताज को, हाँ 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 हाँ। बड़े वाले को मिल गया ये। हाँ, तो जिसको ये मिल गया ना, राजा है वो। ओके ओके ओके। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अब यहाँ मिस्टेक कायदे से कौन है, इंटरप्रेट किया। कौन है G2 है ना, तो इसके साथ जाएगा ना ये। सर नहीं, एक्चुअली मैंने वो जीवन G2 लिखा नहीं था ना, तो वो थोड़ा गलत हो गया मेरे से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर मैं जीवन की ग्रोथ का बात करूं, तो जीवन की ग्रोथ किस ग्रोथ से जा रही है जीवन की, बताओ। अच्छा, जीवन की n square। n स्क्वायर। एन स्क्वायर ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चलेगी ये, यस। इस ऑर्डर से चलेगी। G2 की क्यूब। n n cube। क्यूब। वेरी गुड, तो फिर तो ये भी सही है ना। G1 इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। यस सर। नहीं नहीं, G1 तो n स्क्वायर है ना। एन स्क्वायर है ना, तो ये क्या कह रहा है n कि क्यूब जब कह एन रहा है ये। स्क्वायर में हो सकता है, तो एन क्यूब में भी तो कर सकते हैं ना। करेक्ट। नहीं समझे क्या बात, ये हाँ अपर हाँ बाउंड सेट हाँ, कर दिया, अपर बाउंड है ये। ये हाँ एन जीवन स्क्वायर का से जा रहा था, तो इसमें n सोल्व cube कर से सकते लेस हैं ही ना, होगा, राइट। है ना। ये बात समझ आई। हम्म। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा था। बढ़िया था सर। मस्त मतलब था बहुत ना। था। दो ऑप्शंस है, ए एंड बी हाँ, दो दोनों भी। ऑप्शन है। पसीने छुट गए सर के तो हमें पढ़ाते पढ़ाते। मेरे हाँ। नहीं यार, मुझे मजा आ रहा, मैथमेटिक्स पढ़ाने में मजा आता है, बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैथमेटिक्स, मतलब मैं डरता हूँ मैथमेटिक्स से, बट पढ़ाने में मजा आता है। एटलीस्ट कुछ तो है, मतलब तरीके हैं उसमें समझाने के लिए यार। थ्योरी में क्या ही समझाए।
और थ्योरी भी मैंने काफी अच्छी पढ़ाई है तुमको। बहुत अच्छा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये नहीं पढ़ा। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना? हाँ हाँ कर रहे। सर ऑप्शन ए है क्या? तो टेल मी इसके बाद सड़क ड्रॉ करोगे? सर सी। मेघा जी बोलिए ना कुछ। नहीं अरे बोल दो दीदी में ठीक से है, कुछ भी। सर नहीं बोलने है। से पहले सड़क याद आ जाती है। चलो हाँ हाँ बस। देखो, ये कह रहा कि इसकी ग्रोथ दोनों की जो है ना सेम है, जहां के कांस्टेंट है और एम कांस्टेंट है। देखो, अब के अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट कुछ ज्यादा वैल्यू ग्रोथ, बताओ कंसीडर करें इसे? नहीं, बट ये इस नहीं। ग्रोथ से तो चलेगा ना, एन की पावर एम से। यस तो ये सर। स्टेटमेंट तो सही है ना? हाँ है ना यस मेघा? सर जी। एक बार वीडियो दोबारा देखना मेघा, है ना? यस सर। आई डोंट नो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। चलो बाद में ही देखेंगे अभी। चलो ठीक है। अब ये टू टू द पावर एन प्लस वन है, और इसको लिखा है टू की, टू टू द पावर एन की ग्रोथ फॉलो करेगा। देखो, टू टू द पावर एन को मैं ये लिख सकता हूँ, एन प्लस वन को टू टू द पावर एन इंटू टू टू द पावर वन। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना फिर टू टू द पावर एन प्लस वन। यस और नो? हम्म। ये टू है, कांस्टेंट है, तो इसको हटा सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं ना। यस सर। प्रीति फर्स्ट क्यों नहीं हुआ आपसे यार? सर मैंने गलती कर दी, मैंने के एंड एन पढ़ा। करेक्ट अभी आपने जब लिखा तो मैंने इसलिए करेक्ट। उसको देखा, नहीं मैंने करनी थी एन ना, प्लस के दोनों को वो गलती कांस्टेंट नहीं मान करनी। के चलो 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 चुप हो जाओ। मैंने भी वही गुड किया। गुड गुड गुड। अब देखो, टू टू द पावर टू एन प्लस वन, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको कह रहा है कि हम इस ग्रोथ में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। रीजन, टू टू द पावर एन, टू टू द पावर एन, और ये टू ही है, टू टू द पावर लिख सकते हैं ना ऐसे, और ये ऑर्डर यस ऑफ सर टू लिख एन। सकते हैं। अब यार ये तो चलो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसको तो मैं छोड़ सकता हूँ, बट ये तो जस्ट मतलब ये कैसे इग्नोर कर दूं मैं दोनों, मतलब ये वाला कि इस ग्रोथ पे लाने के लिए नहीं कर सकते ना। ये एन नहीं स्क्वायर आई हो समझ गया ना। बात? हाँ, वो n इंटू एन एन स्क्वायर कंसिडर होगा ना? एन स्क्वायर ये टू एन होगा यार, हाँ राइट, टू 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 एन। द पावर एन इंटू टू टू द पावर टू टू द पावर टू एन। राइट। मल्टीप्लाई में जुड़ती है ना पावर अगर सेम हो, हाँ 2n होगा तो। है ना? तो मैं इस ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? टू टू दी सर ये पावर, ज्यादा ही खाली टू टू होगा दी ना। पावर। हाँ ज्यादा होगा तो ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हम्म। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो प्रीति, हाउ यू कैन से दैट इट विल बी सर मैंने मारा ना करेक्ट? 1 को गलत किया तो मुझे लगा 1 बाकी तीनों में है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसा नहीं करना है। अब गेट पता क्या कर रहा है, सर अब ऐसे समझ आ ऑप्शन गया। हटा दिए हैं गेट ने। अब वो रखता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप लगाओगे, ये जो एलिमिनेशन वाला कंडीशन है ना, ये अब हटा ही दिया गेट ने। यस सर। राइट आंसर क्या था? ये चेक करोगे आप? तुझं बरोबर होतं.
आपका था प्रियंका अच्छा जी। ये ना हम वैल्यू पे भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं कोई वैल्यू क्यों रखूँ ना हटा दिया आपने? है annotations क्यों हटा दिए? हाँ कहाँ टाइम देखो, ये क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है, ये भी करना है आपने, ट्राई करना है, ये भी क्वेश्चन नहीं तो मास्टर थ्योरम आ मास्टर गया। थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। सर जी एक बार रिकॉर्डिंग भी देना।